खो गया भी तो खबर बन के पलट आऊँगा, खो गया भी तो खबर बन के पलट आऊँगा, कल के अखबार में मुमकिन है कि पालो मुझे। सवालों का गुच्छा ही मुझे आपने थमा दिया, मैं क्या करूँ? हम लोगों का जो दौर था, हम नहीं देखते थे कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। हम ये देखते थे कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता नहीं जाए, कि नौकरी पहले इंपॉर्टेंट है कि पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैंने कहा नहीं, पत्रकारिता की विश्वसनीयता है, नौकरी बहुत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, सिर्फ एक पत्रकार हूं? मैं जंगल का शेर हूं और आपको सर्कस का शेर चाहिए। जंगल का शेर आखेट करके खाता है, सर्कस के शेर को बाजार से मटन खरीद कर लाया जाता है और खिलाया जाता है। इसलिए आप सर्कस का शेर ढूंढ लीजिए, मैं जंगल चलता हूं। पत्रकारिता की उंगली पकड़ के मैं साहित्य के नंदन कानन में आया। अपने बाद की पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा कि थीम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटेंट इज किंग। ये हम लोग पत्रकारिता में भी हमेशा कहते हैं, कंटेंट ही राजा है। तो थीम अगर आपका अच्छा होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी अगर आप करेंगे ना, तो लोगों का दिल जीत लेंगे आप। कंबल भीगने पर बहुत भारी हो जाता है, इसमें लिपटे रहना असह्य है। भीगे कंबल सरीखे अपने परिवेश में मैं अरसे से लिपटा रहा हूं। इससे मुक्ति पाने के लिए ही मैंने अपनी मौत की यह कहानी रची है। घर से लेकर बाहर तक की परिस्थिति ने भीतर तक मुझे चूड़ मार दिया है। मेरे जैसा निहंग कभी निहोरा का जीवन जी ही नहीं सकता, पर इस अनादि संसार में एक मैं ही ऐसा नहीं हूँ। मेरी तरह एक न एक अभय हर परिवार और समाज में है। मैं जिस उपन्यास से यह पंक्तियां पढ़ रहा हूँ उसका नाम है गया सुर संधान। गया बोध गया के अंतर मन की अगम कथा यह, और यह अगम कथा जो है लिखी है विकास कुमार झा जी ने, जो साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे साथ बतौर अतिथि उपस्थित है। नमस्कार। विकास जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमारे दर्शक यह जानते हैं कि साहित्य तक का बातें मुलाकातें कार्यक्रम किसी भी रचनाकार की जीवन यात्रा को समझने की कोशिश है। इस कार्यक्रम में हम यह प्रयास करते हैं कि आप जिन नामचीन लेखकों को पढ़ते हैं, जिन कथाकारों, उपन्यासकारों, कवियों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जान सकें, उनकी निर्मिति, उनके बनने की प्रक्रिया, उनके कामकाज को समझ सकें। विकास जी के बारे में बताऊं कि कई दशकों का पत्रकारिता का जीवन रहा है और लेखकीय जीवन भी उससे कम नहीं रहा है। देश की पत्रकारिता के चर्चित हस्ताक्षर रहे, हालांकि नई पीढ़ी इन्हें बतौर लेखक अच्छे ढंग से जानती और पहचानती है। बिहार राजनीति का अपराधीकरण एक किताब थी जिसको आपने लिखा और जो बड़ी चर्चित हुई। उसके बाद उपन्यास की जो यात्रा है वह वर्षावन की रूप कथा, मैक्लुस्कीगंज, मुझे लगता है कि शायद आपका पहला उपन्यास रहा होगा। और इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये मैक्लुस्कीगंज जो है दुनिया की एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव की गाथा है और बृहद उपन्यास है अपने आकार में। और यह उपन्यास छपते ही लगभग इसे प्रकाशित हुए मुझे लग रहा है कि 1.5 दशक से 2 दशक के आसपास होने वाला है। 1.5 दशक तो मुझे लगता है कि शायद राजकमल प्रकाशन को ही इसे प्रकाशित करते हुए किए हुए हो गया। और 560 पृष्ठों का यह उपन्यास सैकड़ों जीवन चरित्रों को रखता है। महागाथा इसीलिए कहा गया है। लेकिन विकास जी, ये पत्रकारिता का जीवन और वहाँ से लेखक और लेखकीय जीवन और लेखकीय जीवन में भी एक से बढ़कर एक बृहद ग्रंथ जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। मैं
दर्शकों को नाम नहीं बताना चाहता था कि हम उस क्रम में आते जाएंगे। जी। ये विकास कुमार झा आज के समय में जब अपने अतीत को देखते हैं तो क्या पाते हैं आप? किस रूप में जाना किस रूप में आपकी यह यात्रा शुरू हुई? इन दोनों के बारे में कैसे सोचते हैं और क्या देखते हैं? जयप्रकाश जी, ये बड़ा गहरा सवाल आपने कर दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का 3 दशक से अधिक सक्रिय पत्रकारिता को दिया, और आपने ठीक ही कहा है कि लगभग 2.5 दशक से मैं साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित हूँ। तो ये मेरे लिए भी अपने आप के बारे में यह तय करना या कह पाना कि मैं इस बीच में कहाँ हूँ। मुझे लगता है, देखिए, जिस दौर में मैंने पत्रकारिता की, अब इस बात के करीब 2 दशक गुजर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कभी-कभी, एक शेर है कि खो गया भी तो खबर बन के पलट आऊँगा, खो गया भी तो खबर बन के पलट आऊँगा, कल के अखबार में मुमकिन है कि पालो मुझको। क्या बात! पत्रकारिता का जो एक नया दौर आया, उसमें हम जैसे लोग, कुछ जमात थी हम जैसे लोगों की, जो कुछ खो सी गई। नई पीढ़ी आई, नए तेवर की पत्रकारिता आई, उसके कुछ प्रतिमान बदले। तो ऐसे में कुछ धुंध सी छाती चली गई, और उस धुंध में वो जो एक पीढ़ी थी हम लोगों की, वो गुम सी होती चली गई। लेकिन आप जैसे जो प्रिय भाई, संवेदनशील बंधु हैं, उन्होंने याद रखा। विकास जी, मैं एक सवाल यहाँ से उभरता है कि आपके पिताश्री और उनसे भी पहले दादाजी की अगर बात करूँ जी। तो राजनीति और कृषि, संपन्नता, समृद्धि जी। परिवार का हिस्सा थी। माताजी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी की विदुषी थी, प्राध्यापक थी। एक लड़का जिसको सियासत में जाके पैसे अधिक कमा सकता था, उसने पत्रकारिता की पथरीली राह क्यों चुनी? क्योंकि मुझे पता है, आपकी रिपोर्टों को मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब विश्वविद्यालय के जीवन में मैं था तो एक बहुचर्चित पत्रिका राजनीति की हुआ करती थी, माया, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय पन्ने भी बीच में आते थे, टाइम पत्रिका और दूसरी पत्रिकाओं से, न्यूज़वीक वगैरह के लेख भी अनुवाद होके आते थे। तो वह पत्रिका जो है एक तरह से भारत की राजनीतिक धारा को संचालित करने वाली रिपोर्टें हुआ करती थी, और विकास कुमार झा जी उसका बड़ा एक प्रमुख नाम हुआ करते थे। शायद ही कोई अंक ऐसा रहा हो उस कालखंड में जब इनकी रिपोर्टें वहाँ न रही हों। तो आपने वह राह न चुन के जी। ये पत्रकारिता में आप आए कैसे? मैं अपने परिवार में पहला पत्रकार हुआ, और जैसा कि आपने बताया, मेरे पिताजी सार्वजनिक जीवन में थे, सक्रिय राजनीति में थे। माँ हमारी प्रोफेसर थी हिंदी की। तो पिताजी जब ने मेरा रुझान जब देखा कि पत्रकारिता की ओर मैं उत्सुक हो रहा हूँ, और दरअसल जयप्रकाश जी, मैं बता ही दूं कि पिताजी मेरे कांग्रेस के विधायक थे, और जिस दौर में ये काम पत्रकारिता में मैं दाखिल हुआ, उस समय कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली से, केंद्र से लेकर बिहार तक थी, और पत्रकारिता बिल्कुल व्यवस्था के विरुद्ध एक रास्ता था वो। तो वो बहुत जद्दोजहद और कशमकश की स्थिति थी, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मतलब सब हैरान होते थे, क्योंकि सुरेंद्र प्रताप सिंह रविवार के संपादक थे, और एज अ फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैंने अपनी रिपोर्ट रविवार में पत्रिका को भेजनी शुरू की। और जब वो उसकी छपने की शुरुआत हुई, तो जो हर जगह जो है प्रतिद्वंदी होते हैं अपनी पीढ़ी में, कुछ लोगों ने जाकर सुरेंद्र प्रताप सिंह को कहा कि आपको पता है कि ये जो विकास कुमार झा है, ये एक कांग्रेसी विधायक का बेटा है। सुरेंद्र जी भी क्या गजब थे,
उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने उन लोगों से कहा कि मैं तो उस लड़के से आज तक मिला नहीं। हाँ, उसका डाक मिलता है और वो रिपोर्ट अच्छी होती है, मैं छापता हूँ। वो लोग जो ये शिकायत क करने पहुँचे थे, वो तो इस प्रयास में थे कि मुझे बंद कर दिया जाए रविवार में छपना। लेकिन सुरेंद्र जी ने उलट में कहा कि अब उस लड़के को ज़्यादा छापूँगा, क्योंकि वह व्यवस्था से जुड़े एक परिवार का लड़का है, जो सत्ताधारी दल है, उस परिवार के विधायक हैं उसके पिता, और वो सत्ता के विरुद्ध इतना धुआंधार लिखता है, तो अब तो उसका नियमित रविवार में उसकी रिपोर्ट आएगी। और सुरेंद्र जी का पत्र मुझे आज भी याद है कि आया था कि मैं कलकत्ता आकर उनसे मिलूँ। तो एक सचमुच में एक 2 धारा बन गई थी। पिताजी सत्तारूढ़ दल के विधायक थे और मैं रविवार जैसी और माया जैसी, मतलब उन तेज़ाबी पत्रिका हिंदी पत्रकारिता की का जो वो प्रतीक था, उसके लिए मैं लिख रहा था। मुश्किल होती थी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर मैं अपने पिता को स्मरण करके कहूँगा कि उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। क्योंकि ज़्यादा शिकायतें मेरे बारे में उनके पास आती थी कि आपके बेटे ने मेरे खिलाफ ये लिख दिया, उन्होंने ये कर दिया। एक दिन एक बहुत बड़े डॉन, बिहार के मुज़फ्फरपुर इलाके के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके बारे में उन्होंने किस तरह बिहार की राजधानी पटना में बेशकीमती ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया था गुंडों के सहारे। उनका एक दूत पहुँचा पिताजी के पास। तो उन्होंने पूछा, जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फलाँ साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस समय लैंडलाइन ही था, मोबाइल आया नहीं था। तो पिताजी ने फ़ोन उनको उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, लगा लीजिए, बात कराइए। जब वो साहब फ़ोन पे आए तो उन्होंने कहा, आपके बेटे ने मेरे खिलाफ जो लिखा है उसको तो आप भी पढ़ चुके होंगे, मैं उसका क्या करूं? आप ये यकीन मानिए, मैं बगल के कमरे में था, मैं दम साधे सुन रहा था कि पिताजी क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, फ़ोन पे जो बड़े साहब थे, जिनके डॉन बहुत सारे थे, उनकी वैसे ही मतलब जो है गॉडफ़ादर जैसी छवि थी। तो पिताजी ने जवाब में कहा, उसकी हत्या करवा दीजिए, और फ़ोन पटक दिया। उस पल मुझको बड़ा गर्व हुआ अपने पिता पर कि मेरे पिता इतने साहसी हैं और इतने हैं, मतलब दबंग हैं कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने अफसोस नहीं जाहिर किया कि मैं उसको, अपने बेटे को डांट दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा उसकी हत्या करवा दीजिए, और फ़ोन पटक दिया। विकास जी, चूँकि पत्रकारिता की बात हो रही है, इससे पहले कि मैं आपकी बहुत सारी जो अद्भुत कृतियाँ हैं, जो हिंदी साहित्य में जिनका अपना एक अलग स्थान है, आपके पढ़ने वालों की एक अपनी अलग भूमिका है, और जो इन उपन्यासों को पढ़ता है, जी उनकी एक अलग भावभूमि में बह जाता है। जी अम, उपन्यास क्या है, उपन्यास का कथानक क्या है, उन पर बात हम करेंगे। जी लेकिन मैं पत्रकारिता की चूँकि बात हो रही है, तो एक लंबा कालखंड, 3 दशक जी का कालखंड आपने गुज़ारा है। तो और चूँकि यह कार्यक्रम ही आपको जानने और समझने की कोशिश का जी हिस्सा है, जी और हम चाहते हैं कि एक डिजिटल बैंक बने हमारे समय के रचनाकारों का, कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह जान सके कि डिजिटल माध्यम पर उनके बारे में, उनके प्रिय लेखकों के बारे में एक जगह कोई सामग्री बहुत इकट्ठा है। अच्छी योजना है। तो मैं पत्रकारिता के कालखंड, आज की जो पीढ़ी है, मतलब मुझे लगता है आज के जो युवा पत्रकार हैं या युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं समझ सकती है कि जब आप माफिया शब्द कह रहे हैं, तो वह कुछ कुछ फिल्मों में जैसा विवरण होता है वैसी बात समझती है। उसको नहीं पता है, खासकर महानगरों के बच्चों को तो एकदम नहीं पता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी होता है भारत के किसी हिस्से में। मैं ये जानना चाहूँगा कि उस कालखंड की और कोई, मतलब ऐसी कुछ रिपोर्टों के बारे में जो बहुत चुनौतीपूर्ण रही हों, या ऐसी कोई घटना जो आपको जिसका उल्लेख करना ज़रूरी है, जो बार-बार आपका पीछा करती है? और एक और, मतलब एक सवाल, ऐसी कोई घटना जिसने आपको एक तरह से आपके पूरे कालखंड को हिलाने की कोशिश की हो? दूसरा, ऐसी कोई बात, मुलाकात जो आपको याद रह गई हो किसी से? और तीसरा पक्ष हम इसी पत्रकारिता से संबंधित है कि ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट जो आप करना चाहते थे और जिसको नहीं कर पाया, उसका कोई मलाल? जयप्रकाश जी, आपने तो एक सवाल में कई सवाल पूछ डाले हैं। हे भगवान!
सवालों का गुच्छा ही मुझे आपने थमा दिया, मैं क्या करूं? एक एक करके। देखिए, ऐसा हुआ कि जो एक बहुत मेरी दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग थी, मैं माया में था और उस समय में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और गवर्नर थे मोहम्मद शफी कुरैशी। तो और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर थे बीसी बसाक। बसाक साहब कलकत्ता हाई कोर्ट से आए थे, वो जज थे कलकत्ता हाई कोर्ट में और वहां से चीफ जस्टिस बनकर पटना हाई कोर्ट में आए थे। खैर, मैं पत्रिका में था, तो पत्रिका तो दैनिक से और पाक्षिक पत्रिका थी माया, तो वो कवर अप और न्यूज़ मैगजीन थी, तो जाहिर है कि उसमें बहुत ही मुश्किल होती थी कि हम कैसे मेकअप करें, क्योंकि आज जो खबर छपी है उसका पूरा गहरा विश्लेषण मुझको अगर 15 दिन बाद वो हम पाठकों को देते हैं, तो हमारे संपादक थे स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा, वंडरफुल एडिटर, आप जानते हैं जयप्रकाश जी, और राजस्थान के थे बाबूलाल शर्मा जी, तो वो हम लोगों को दिलासा देने के लिए कहते थे, हम कहे भाई साहब ये बताएं कि जो घटना आज हुई 15 दिन बाद मैं उसे पाठकों के पास लेकर आऊंगा, उसमें क्या रह जाएगा, क्योंकि इस बीच में भी बहुत सारे फॉलोअप्स होंगे, फला होगा, तो हम क्या देंगे। तो शर्मा जी एक बात हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कहते थे, कहते हैं विकास जी, लोग जानते हैं कि फाइनल रिपोर्ट माया देगी, परेशान ना हो आप लोग, लिखें। और सचमुच मैं कह सकता हूं कि सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट नहीं, हमारे जितने कॉमरेड्स थे, हमारे जितने साथी थे, उनकी रिपोर्टिंग माया में तो उसी तरह होती थी। और वो एक ऐसा स्कूल था, शुरू में जैसे एसपी सिंह के साथ हमने काम किया जब फ्रीलांसर, सुरेंद्र जी भी वैसे ही थे। तो मतलब हम लोगों का जो पूरा एक संस्कार बना पत्रकारिता में, वह ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ बना जिन्होंने जीवन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और जो कभी दिल नहीं हारे। तो मैं कह रहा था, जो जयप्रकाश जी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण घटना, तो हुआ क्या कि एक दिन जब मैंने एक दैनिक पत्र उठाया, क्योंकि हम लोग उसको बहुत सी चीज़ों को उसमें देखते थे कि उसमें कहाँ कीर्चे हैं जिसको कि हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये छोटी छोटी कीर्चे मत समझिए, इसमें भयंकर कुछ मतलब भूकंप या ज्वालामुखी जैसा कुछ तत्व छिपा हुआ है। तो मैंने देखा कि एक खबर छपी थी एक अंग्रेजी दैनिक में पटना से प्रकाशित कि भाई चीफ जस्टिस को जान का खतरा है बिहार की सरकार से, और यह खत चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक ने गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर बिहार के मोहम्मद शफी कुरैशी को लिख कर भेजा है। पेज 1 पर यह खबर थी और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि चीफ जस्टिस लिख रहे हैं गवर्नर को कि सरकार से जिनकी जान को खतरा है। मैंने कहा हुआ क्या है भाई। तो मैंने सोचा कि पता नहीं गवर्नर इस पे बोलेंगे या नहीं, क्योंकि बड़ा गार्डेड पोस्ट होता है वो। मैंने फ़ोन किया उनके एडीसी को, सुबह सुबह अखबार पढ़ने के साथ मैंने परिचय दिया और मैंने कहा कि सर मैं माननीय महामहिम का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप मुझे अगर दे सकें। और संयोग भी कैसा था, ईश्वर की हमेशा कृपा रही कि उन्होंने मुझे करीब फ़ोन करने के 1 घंटे बाद मुझको जवाब में फ़ोन किया कि कल आप 10:30 बजे आ जाएं, महामहिम आपसे मिलेंगे। तो मैं टेप लेकर गया था, क्योंकि अब वीआईपीज़ के साथ में आप यूं नोट करने में उनको असुविधा होती है, तो उनको असुविधा ना हो गवर्नर साहब को, इसलिए मैं टेप लेकर के गया था, मेरे फोटोग्राफर्स साथ में थे। बहरहाल, तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो खबर आई है अंग्रेजी दैनिक में, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, तो गवर्नर ने कहा कि खत है, चीफ जस्टिस बिमल चंद बसाक का ये खत है, और ड्रॉर से निकाल के उन्होंने मुझे वो खत दिखाया और उसको रिसाइट किया, पढ़ गए कि उस खत में उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन पर खतरा है, पत्र अंग्रेजी में था वो, कि मेरे जीवन पर खतरा है राज्य सरकार से, और अगर यही वर्ड था कि किसी एक्सीडेंट और इंसिडेंट में मैं मारा जाऊं तो मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षित कलकत्ता भिजवा दीजिएगा। और वो ड्रॉर से वो पत्र निकालकर उन्होंने पढ़ दिया। और भी बातें हुई फिर, लेकिन मेरा असल इशू था वो खत। बाकी बिहार के शासन प्रशासन सभी चीज़ों को लेकर के वो क्षुब्ध थे गवर्नर साहब। तो इस तरह मैं जब इंटरव्यू लेकर के आ गया, और मैं हमारे पास समय था क्योंकि फोर्टनाइटली मैगजीन थी हमारी, तो मैंने कहा ठीक है, इसको इत्मीनान से ट्रांसक्राइब करेंगे और स्टोरी बनाएंगे। लेकिन जिस पिछले दिन
यानी गवर्नर साहब से मिलने के एक दिन पहले जो अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी, वो फ्लाइट से कुछ लोग लेकर के दिल्ली चले गए, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा था, और उस अखबार को लोगों ने उछालते हुए कहा और गृह मंत्री से मांग की कि बिहार में इमरजेंसी लागू किया जाए, क्योंकि वहां का चीफ जस्टिस जान की भीख मांग रहा है कि बिहार सरकार से मेरी जान को खतरा है। लालू प्रसाद बहुत नाराज हुए, जैसे क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर थे और मतलब सीधा उन्हीं पे हमला था वो। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा और कहा कि जरा गवर्नर साहब को समझा दीजिए कि उन्होंने जो पैरवी की कई चिट्ठियां लिखी हैं, उन चिट्ठियों को हम जारी करेंगे, और वो हमसे गलत फेवर्स चाहते हैं बहुत सारे मसलों में, राजभवन में बैठे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत पैरवियां करते हैं, वो सारी चिट्ठी हम सार्वजनिक करेंगे, जाके समझा दीजिए उनको और उनसे कहिए कि ये स्टेटमेंट वापस लें और कहें कि हमने ऐसा नहीं कहा था। बहरहाल वो तो नेपथ्य की बात थी, ये जो मुझे इसकी जानकारी बाद में हुई। तो अगले दिन फिर खबर छपी कि गवर्नर डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है और चीफ जस्टिस का कोई खत नहीं है। मेरे लिए तो अजीब सी हैरानी हो गई। मैंने कहा कि कल ही चीफ जस्टिस गवर्नर साहब ने मुझे ड्रॉर से वो खत निकाल के खुद अपनी आवाज में पढ़ करके सुनाया है, और मेरे फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची है उनको पत्र दिखाते हुए, और अभी ये डिनाई कर रहे हैं। ये मतलब ये माजरा क्या है? ये बड़े बड़े लोग समाज में ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ जस्टिस। तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ा। और देखिए, पत्रकारिता हम आप सब कॉमरेड्स हैं। हम पहले ये नहीं देखेंगे, हम लोगों का जो दौर था, हम नहीं देखते थे कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। हम ये देखते थे कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता नहीं जाए। और मुझे अंदाजा हो गया कि जो जिस दैनिक अंग्रेजी दैनिक में वो एक दिन वो खबर छपी, अगले दिन खंडन छपा, गवर्नर का खंडन आया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि भाई उस संपादक की नौकरी तो चली गई और रिपोर्टर की भी चली जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने डिनाई कर दिया है। और अगर इसका फौरन जवाब नहीं दिया जाएगा तो दो लोग तो बिल्कुल सूली पर चढ़ जाएंगे, उस अखबार के संपादक और वो रिपोर्टर जिसने उसको रिपोर्ट किया है। मैंने सोचा कि हम लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर में रहता है जयप्रकाश जी कि भाई आप दूसरी जगह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं नौकरी में रहते, लेकिन मेरे मन में सवाल था कि नौकरी पहले इंपॉर्टेंट है कि पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैंने कहा नहीं, पत्रकारिता की विश्वसनीयता, नौकरी बहुत मिल जाएगी इंशाल्लाह दुनिया में। और मैंने एडिटर को फ़ोन किया। तीर्थंकर घोष उस समय उस अखबार के एडिटर थे जो आनंद बाजार में भी संडे मैगजीन में रह चुके थे। मैंने कहा दादा मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी? वो बहुत हैरान हुए कि यार डेली पेपर का एडिटर, मतलब वो समझते हैं कि हम ऐरावत हाथी पर बैठे हुए हैं, और ये साइकिल पर चल रहा एक 15 दिन में छपकर आने वाली पत्रिका का रिपोर्टर कह रहा है कि भाई मैं मदद करूं। तो वो क्या मदद तुम करोगे? मतलब मैं बहुत परेशान हूं विकास। मैंने कहा कि उसी की बात कर रहा हूं। मैंने उनको बताया कि वो टेप मेरे पास है जिसमें गवर्नर ने कबूल किया है कि हाँ वो खत है चीफ जस्टिस का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार से मेरी जान को खतरा है। फिर तो वो पागल हो गए खुशी से जयप्रकाश जी। उन्होंने कहा मैं आ जाऊं तुम्हारे यहां अभी? मैंने कहा नहीं, आप बड़े भाई हैं, मैं आऊंगा, मैं आता हूं। तो ठीक है, कितने बजे? मैंने कहा कि बस 11 बजे पहुंचते हैं। मैंने कहा लेकिन भाई साहब टेप रखिएगा अपना, मैं बस इसी सवाल को आपको टेप करने दूंगा, इसी सवाल का कि खत है, क्योंकि मेरी नौकरी है, मैंने फुल इंटरव्यू लिया है गवर्नर का, तो वो मैं नहीं दूंगा। हालांकि ये भी, इसमें भी मेरे लिए रिस्क है मेरी नौकरी पर, लेकिन कोई बात नहीं, चली जाएगी, कोई बात नहीं। और साहब गए वहां पे जाकर के मैंने वो पूरा उतना पोर्शन कि हाँ खत है, खत का मजमून गवर्नर की आवाज में, और वो मैंने उनको रिकॉर्ड करने दिया, करके मैं चला आया। अगले दिन अखबार में सुर्खियां थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे अखबार में, एजेंसीज, पीटीआई, यूएनआई वगैरह सारे में, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना बैनर लगाया था, टेप कॉल्स ऑन गवर्नर्स ब्लफ। अब तो साहब मतलब भारी हंगामा हुआ, भारी हंगामा। उसके बाद मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई, और दरअसल हुआ क्या था, अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि भैया ये पत्र, ये इनकार, ये करार, ये इनकार, ये इसके पीछे किस्सा क्या था। तो फिर मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि माननीय लालू प्रसाद जी ने एक सूची दी थी, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट होना था पटना हाई कोर्ट में, और
एक परंपरा सी रही है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश विमर्श करें, लेकिन यह कानून नहीं है कि वो मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश को सूची भेजेंगे कि इन्हीं को जज बनाइए। तो साहब लालू प्रसाद जी ने अपने खास मिनिस्टर के हाथ से वो सूची भिजवाई चीफ जस्टिस को और कहा कि इन सब को जज बना दीजिए क्योंकि ये सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। तो ये बसाक मतलब उसी सामाजिक न्याय के अंतर्गत के लोग थे, लेकिन बसाक बहुत ऑनेस्ट जज थे। उन्होंने उस मिनिस्टर के सामने उस रिकमेंडेशन को फाड़ा टुकड़ा टुकड़ा और डस्टबिन में फेंकते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जाकर कह दो कि बसाक किसी की सलाह पर और मुख्यमंत्री की सलाह पर जजेस नहीं बनाएंगे। मिनिस्टर ने जाकर लालू प्रसाद को रिपोर्ट किया। बहुत नाराज हुए क्योंकि लालू जी अपने पूरे इकबाल में थे और तब उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये जो बिमल चंद बसाक चीफ जस्टिस है अपने पटना हाई कोर्ट के, इनकी कुंडली क्या है। उनके पास राज्य का खुफिया तंत्र भी था। वो खुफिया तंत्र कलकत्ता जाकर के पूरा पता लगा के आया कि बिमल चंद बसाक के साथ जो उनकी जीवन संगिनी के रूप में रहती हैं, दरअसल वो जीवन संगिनी है नहीं, वो किन्हीं और की पत्नी है। और उसके बाद लालू प्रसाद ने अपने लोगों को लगा करके उस व्यक्ति को बुलाया, राणा लाहिड़ी को बुलाया। अब चूंकि सारे लोग दिवंगत हो चुके हैं तो बहुत आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक सबका नाम लेकर कहता हूं कि बुलाया उस व्यक्ति को जिनकी पत्नी मुख्य न्यायाधीश जी के साथ बतौर पत्नी रह रही थी। और लालू प्रसाद जी ने, मतलब ये आप सब रोमांचित होंगे कि सत्ता गलियारे में क्या क्या खेल होता था रहा है। और तब उनको एक प्राइवेट एम्बेसडर कार देके उनको भिजवाया चीफ जस्टिस के बंगले पर और कहा कि जितनी चाहे आप उनको गाली देके आई। वो गए, क्योंकि वो बंगला भाषी था वो लड़का, तो वो चिल्लाने बंगला में बोला तो गार्ड लोगों को बंगला समझ में नहीं आया, बिहार के गार्ड्स को जाने दिया। और जो नज़ारा हुआ, चीफ जस्टिस भांप गए इस बात को कि अब मेरे ऊपर रिस्क है और कल से मेरी छीछा लेदर अब शुरू होने वाली है। वो लड़का, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कराया जाएगा, खबरें छपेंगी, बहुत सी मुश्किल। तो चीफ जस्टिस ने गार्ड्स को कहा उसको खरोंच नहीं लगनी चाहिए, उसको ओवर पावर करके दूर पहुंचा आओ और चुप लगा जाओ। इसके बाद जाहिर है चीफ जस्टिस डर गए और तब उन्होंने वो खत लिखा था। है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने जब ये मैक्लुस्कीगंज की शुरुआत की, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे पास इतने राजनीतिक किस्से हैं, इतनी सियासती कहानियां हैं, मैं कहाँ उस गांव पर जो मेरा, एक तरह से आप कहते हैं कि ये दत्तक गांव मेरा है और जितना ही मोहब्बत बिल्कुल जी गांव से है जहां मैं पैदा हुआ, उससे कम मोहब्बत इस गांव से नहीं है जी। तो आपने राजनीतिक गाथा लिखते, जो कि आपने राजनीति का अपराधीकरण, बिहार राजनीति का अपराधीकरण किताब लिखा है, लेकिन औपन्यासिक रूप से ज्यादा रोचक होता क्योंकि उसमें आपकी कल्पना की उड़ान भी होती। देखिए, मैं आपको बताऊं, लंबे समय तक ये रिपोर्टिंग करते हुए, फील्ड रिपोर्टिंग, वह समय भी हमने देखा जब शोले फिल्म बहुत बहुत छोटी सी बात उसके सामने होगी, जब 60 लोगों के शव के बीच आप घूम रहे थे। और बिहार के औरंगाबाद जिला के दलेलचक भगौरा बस्ती में जब नक्सली 60 लोगों का सर कलम करके भाग गए तो सिर्फ उनके धड़ से, शरीर के बाकी हिस्से से ये शिनाख्त की जा रही थी, ये पहचान की जा रही थी कि ये शव किनके हैं, ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, युवा कौन है, ये बूढ़ा कौन है। तो वो मतलब ऐसी दहशत के दौर में जो रिपोर्टिंग जो करने का मौका हम लोग को बार बार मिलता था, और जहानाबाद की पुलिस फायरिंग और मतलब बेशुमार। तो देखिए, उस दौर में वह सब कुछ किया। और उस दौर का जो मेरा माया जब बंद हो गई, क्योंकि हम एडिटर से भिड़ जाते थे और हम एडिटर कहते थे हमारे कि भाई ये नहीं होगा। और एक बार की बात है कि महिला कैदियों पे, मैं आपको उसी संदर्भ में बता रहा हूँ, मैक्लुस्कीगंज तक पहुंचने के लिए कि साहब हमारे एडिटर से बाबूलाल शर्मा जी, हमारे ग्रेट एडिटर थे, मैंने उनसे कहा कि कुछ ह्यूमन वैल्यू की स्टोरीज भी भाई साहब जानी चाहिए। सिर्फ हार्डकोर पॉलिटिकल रिपोर्ट मतलब एक वो भी थोड़ी सी पैदा कर दी, तो वो कभी कभी मुझको एक छूट देते थे। तो मैंने कहा बिहार के जेलों में बंद महिला कैदियों पर क्या एक स्टोरी करें। जेल में जाना मुश्किल था महिला कैदियों के लिए, बहरहाल। लेकिन जब मैं रिपोर्ट पूरा 10-15 जेलों के अंदर जाकर पूरी रिपोर्ट निकाल के लाया, तो पता नहीं हमारे संपादक को क्या ख्याल आया। उन्होंने कहा कि ये
20-25 महिलाओं 50 महिलाओं का जो ये विलाप है ये कौन पढ़ेगा? कुछ मतलब जो है किसी कोई तगड़ी सी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो रहनी चाहिए, मतलब ये आंसुओं को कौन पढ़ेगा? मुझको बड़ा दुख हुआ। मैंने उस रिपोर्ट को पूरा साइक्लोस्टाइल कराया, वो साइक्लोस्टाइल का ज़माना था, और कवर पे एक फ़ोटो लगाया जो बहुत मार्मिक थी कि महिला कैदी बार के पीछे, सलाखों के पीछे अपने छोटे से बच्चे को लेकर के खड़ी हैं, क्योंकि जब वो गिरफ्तार होकर आई थी तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा वहीं पे उनका प्रसव हुआ वो था। और मैंने, इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, जयप्रकाश भाई, और मैंने उसका शीर्षक लगाया, इंदिरा जी इन औरतों के लिए आंसुओं का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि रोते रोते इनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, और आप प्रधानमंत्री हैं और महिला हैं, और आपके राज में ये स्थिति है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बहरहाल, और राजेंद्र माथुर साहब ने, प्रभास जोशी जी ने फुल पेज छापा। हमारे एडिटर ने हमको फोन किया, कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा जी क्या किया? तो आप सयाने मत बनिए। वो नाराज थे, सयाने मत बनिए, क्या किया आपने? वो महिला कैदियों ने कहा भाई साहब आपने कहा मेरे लिए अनुपयोगी है, मैंने जान लगा करके उस रिपोर्ट को किया। वो सारी औरतें रातों में अब मेरे सीने पर अपनी गोद में बच्चे को लेकर के रोती हैं, मैं पागल हो जाऊंगा अगर उनकी बात में आवाज में देश तक नहीं पहुंचा सकूंगा। इसलिए ये मैंने किया, और मैंने चिट्ठी लिखी है इंदिरा जी को। क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, सिर्फ एक पत्रकार हूं? मैं, हमारे बाबूलाल शर्मा जी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने आहिस्ते से कहा मुझसे गलती हो गई, मुझको ये रिपोर्ट छापनी चाहिए थी। तो मैं आखिरी बात कहता हूं, पत्रकारिता के सिलसिले में जब माया बंद हो, इतनी आज़ादी थी हम लोगों को, हमें निकाला भी जा सकता था कि आपने माया के लिए रिपोर्टिंग की, नहीं पसंद आई एडिटर को, तो क्या, आपने दूसरे को क्यों दिया, एजेंसी रिलीज क्यों कराई? तो आखिरी जब दौर आया, और तब मैंने तय किया कि नहीं, अब ये राह हमारी नहीं रह गई है, हमें चलना चाहिए, हमें अब नो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नो नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी। स्टॉप कब करना है ये हर इंसान को समझना चाहिए, नहीं तो उसकी आगे बेइज्जती होती है। एक पत्रिका जयप्रकाश जी, जिसमें मैं नेशनल मैगजीन में नाम नहीं लूंगा, उस नेशनल मैगजीन के एडिटर से कुछ इश्यूज पे, जो बहुत जेन्युइन इश्यूज थे, जो समाज से जुड़े हुए मसले थे, तो उन्होंने मना किया, और लगातार 3-4 ऐसी स्टोरीज के लिए मना किया। एक दिन मैंने उनके टेबल पे इस्तीफा दिया, और वो मेरा इस्तीफा था पत्रकारिता के उस दौर से। मैंने, उन्होंने कहा क्यों दिया, ऐसा तो हम सबसे कहते हैं, आप ही को क्यों इतना बुरा लग गया? मैंने कहा भाई साहब मैं जंगल का शेर हूं, और आपको सर्कस का शेर चाहिए। जंगल का शेर आखेट करके खाता है, सर्कस के शेर को बाजार से मटन खरीद कर लाया जाता है और खिलाया जाता है। इसलिए आप सर्कस का शेर ढूंढ लीजिए, मैं जंगल चलता हूं। तब तब जयप्रकाश जी, मैं इस पर आता हूं, एक ऊब सी हो गई थी मुझको इस पूरी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, और प्लस जो डेस्क पे जब जिस तरह के लोग आते गए थे कि भाई अब पत्रकारिता ऐसे होगी, वो होगा, तब मैंने तय किया कि नहीं भाई, चल खुसरो घर आपने, अपने वसंत में चलते हैं, और यही है साहित्य हमारा वसंत। ये उपन्यास आप लिखेंगे, ये आपके दिमाग में कैसे आया? और इतना बृहद उपन्यास, और इसकी भाषा तो खैर आपकी हर उपन्यास में वह दिखती है, कृपा है आप लोगों और आप इस उपन्यास में लिखते हैं कि ये बचपन के मेरे दोस्त की तरह से है। बिल्कुल है। इसको मतलब आप इस उपन्यास को जो भी पाठक पढ़ेगा वो पाएगा कि वो लगाव आपका दिखता है, चाहे उसके पात्र हों, चाहे उसका परिवेश हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि हो, चाहे वहाँ का मेला हो, वहाँ की संस्कृति हो, परंपरा हो, बाग हो, बगीचे हों, माटी हो, सब कुछ आपके साथ साथ चलते हैं। और शायद वो अनुराग नहीं होता तो इतना बृहद उपन्यास इस रूप में नहीं होता। इसमें आपने अपनी भूमिका में आखिरी इसकी भूमिका का जो हिस्सा है उसमें आपने इस बात को स्वीकारा भी है कि मैक्लुस्कीगंज के साथ मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं राख से उठा हूँ, जिस बात की आपने बात कही थी, मनुष्य और राख, राख और मनुष्य, ईश्वर और मनुष्य के बीच की लुका छिपी बहुत मनोरम है।
ईश्वर जहाँ उल्लास और हास्य में दुख के बीज छिपा कर भेजते हैं, वहीं अधूर मनुष्य दुख के चरम क्षणों में भी अंततः एक प्रहसन रचता है। सच तो है, सच तो है, यही है, यही है जयप्रकाश। लेकिन ये पहली किताब, वो भी इतनी बृहद आकार की किताब, इतनी घने पात्रों की किताब, और इस तरह से बांधने की किसका प्रभाव था आपके ऊपर? क्या प्रेरणा थी जिसके चलते यह पहली कृति इस रूप में आई? मैं फिर से कहूँगा, पत्रकारिता की उंगली पकड़ के मैं साहित्य के नंदनकानन में आया। और देखिए, पत्रकार जैसा कि कहा कि अभय का चरित्र जो सबसे पहले आपने, मेरे खुद ही मैं रोमांचित हो रहा था जब आप उस अंश को पढ़ रहे थे। वो अभय है, और वही अभय पत्रकार भी है, जो जीवन के बहुत सारे झंझावातों तूफानों से जूझता हुआ, और एक दिन सोचता है अभय कि इन झंझावातों तूफानों से लड़ते लड़ते गायब हुआ जाए। तो गायब जब मैं हुआ तो मैं मैक्लस्कीगंज पहुंचा। मैक्लस्कीगंज में माया के लिए दरअसल रिपोर्ट करने के लिए आया था। वही छूट ली थी मैंने अपने संपादक से कि कुछ ह्यूमन स्टोरीज आनी चाहिए, पाठक का मन थोड़ा तरल भी तो रहने दीजिए, कितना बारूद बरसाएंगे। तो वही अनुमति लेकर मैं आया, और मैं 3-4 पेज से ज़्यादा उसमें नहीं मिल सकता था मैगजीन में। तो मैंने जब देखा गांव को, पुर्तगीज शैली के बंगले, वो कंका पहाड़ी, चाटी नदी, एंग्लो इंडियन परिवार, आदिवासियों के घरों के बीच बीच में, तो मुझे लगा ये आदिवासी, एंग्लो इंडियन, ये पर्वत, ये नदी, ये जंगल, मतलब वो मेस्मराइजिंग। तो मैं ने 3-4 पेज की रिपोर्ट माया के लिए लिख दी जयप्रकाश जी। लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी कि ये सिर्फ 4 पेज की रिपोर्ट नहीं है, अन्याय है ये तो उपन्यास डिजर्व करता है। मैंने उपन्यास पहले जयप्रकाश जी कभी नहीं लिखा था। हाँ, बिहार राजनीति का अपराधीकरण मेरी किताब थी। सत्ता के सूत्रधार, जो 50 वर्ष के भारत का इतिहास है आज़ादी के बाद का, वो लिखा था। लेकिन एक बड़े फॉर्म में मैंने उपन्यास तो नहीं लिखा था। तो मैंने सोचा जयप्रकाश जी कि घी का लड्डू टेढ़ा भी होगा तो कुछ तो अच्छा ही हो जाएगा। मैं अपने समय के, और अपने समय के क्या कहें, क्षमा करें, अपने बाद की पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि थीम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कंटेंट इज किंग। ये हम लोग पत्रकारिता में भी हमेशा कहते हैं, कंटेंट ही राजा है। तो थीम अगर आपका अच्छा होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी अगर आप करेंगे ना, तो लोगों का दिल जीत लेंगे आप। तो मैं जब लौट कर आया, मैंने कहा नहीं, ये नॉवेल करेंगे। आप जानते हैं 15 साल इस पर रिसर्च करते हुए मुझको लगे। 15 ईयर्स दिया है मैंने इस उपन्यास को। और आपने ठीक कहा है, यह मेरा दूसरा गांव है। एक मेरा गांव सीतामढ़ी जिला का भिट्ठा मोड़, और एक उसी का ये जुड़वा गांव है मैक्लस्कीगंज। मैं आज भी मैक्लस्कीगंज की वादियों में, उसके खेतों की मेड़ पे एकदम हवा में उड़ता हूँ, अमरूद के पेड़ों पे चढ़ता हूँ, और आम के मौसम में जब उसके पहले उसकी मंजरी निकलती है तो उसकी खुशबू से भीगता रहता हूँ। वो बादल, वो हवा, वो नदी, क्या बात है। आपने एक घटना का जिक्र किया है कि एक बार आपकी पत्नी गांव जा रही थी, तो उनके सामने आपने शर्त रखी कि बच्चों को जो है आमराई जी में जरूर ले जाना। हाँ, ये प्रकृति से जो आपका लगाव है, और प्रकृति के साथ साथ जो मनुष्यता से जो आपका लगाव है, और मनुष्यता के साथ साथ जो सभ्यताएं, परंपराएं, और जो जीवंत लोग हैं जो हमारे आपके जीवन में आवाजाही करते हैं, पात्र, उनको आप इतने बृहद स्तर पर कैसे याद रख पाते हैं? 15 साल किसी एक जगह पर काम करना, वहाँ के सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलना, और अपने परिवेश को निभाते हुए। वर्षावन की रूप कथा जो है, वह नागराज के मालूगुड़ी गांव की पंचायत है। गयासुर संधान, गया और बोध गया के अंतर मन की गाथा है। ये जो स्थान को अपने उपन्यासों में, या राजा मोमो और पीली बुलबुल जो देश के सबसे छोटे प्रांत गोवा की गाथा को कहती है, ये स्थानों से इतना लगाव आपको क्यों है? क्या बात है, आप अंतर्यामी हैं क्या जयप्रकाश जी? ये मेरे दिल की बात आपने पूछ ली है। बिकॉज राजा राव के उपन्यास कंठापुर को मैं पढ़ रहा था। कंठापुर में राजा राव, जो
मतलब भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक पुरोधा हैं राजा राव। तो राजा राव ने अपनी उस छोटी सी भूमिका में लिखा है अस्थल पुराण, मतलब यही शब्द है अस्थल पुराण। ये कंठापुर के बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं ये अस्थल पुराण कह रहा हूं। तो बस वो एक अद्भुत मंत्र सा मुझको लगा, क्योंकि वो लिखते हैं कि जब तक धरती पर वह स्थल रहेगा तुम्हारा साहित्य रहेगा और तुम्हारी रचना याद की जाएगी। तो कंठापुर भी तो स्थल पुराण है, वो जीवन है। तो इसलिए स्थल विशेष को जब हम चुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसमें मनुष्य आते हैं, पर्यावरण आता है, वनस्पतियां आती हैं, नदियां आती हैं, क्या कुछ नहीं आता है। तो जी आप चयन कैसे करते हैं कि मैं अब यहाँ से, जैसे मैक्लुस्कीगंज तो चलिए आपके जीवन में उस रूप से आ गया था जी ये, अच्छा ये भी नहीं है कि आप केवल एक जगह, जैसे वर्षावन की जो रूप कथा है जी ये एक तरह से पर्यटन भी कह सकते हो आप इसको, पूरा जीवन ही औपन्यासिक पर्यटन है जयप्रकाश भाई। तो दक्षिण भारत की एक घटना से आप इसकी शुरुआत कर देते हो जी कि बच्चे का के एडमिशन की बात आती है और आप दक्षिण भारत पहुंचते हो और फिर आप जो है वहाँ इस तरह से रम जाते हो कि आप ये गजब सूत्र क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ बहुत कि जब अच्छा। आप मतलब ये सवाल तो मैं क्या बताऊं आपको। देखिए कि ये कहना कुछ गैर मुनासिब नहीं होगा, कुछ कुदरती है बात, ऊपर वाले की कुछ रहमती है कि अगर मैं कहूं तो अगर वह अतिशय लगे तो मुझको क्षमा कर दीजिएगा, अगर वह स्वाभाविक लगे तो मैं आप सबको प्रणाम करूंगा। ऐसा है, कभी कभी मुझको लगता है जयप्रकाश जी कि कहानियां मुझ तक चल कर आती हैं। अब क्यों आती हैं, वो मेरे पास ही क्यों आती हैं, लोग मेरे सामने ही अपना दिल खोल कर कैसे क्यों रख देते हैं, ये वो ऊपर वाला जानता है, ये मुझको भी नहीं पता है। हुआ यूं, ये वर्षावन बेटे का एडमिशन कराने के लिए जो MIT वो मणिपाल में उडुपी स्टेशन उतरते हैं। मणिपाल का अपना स्टेशन नहीं है, आप उडुपी स्टेशन से उतर के 15 मिनट का सफ़र है, आप पहुंच जाएंगे मणिपाल, जो सिर्फ स्टूडेंट्स का हब है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। मैं जब जा रहा था बेटे के साथ तो ट्रेन में मैंने, जो हमारी आपकी आदत है पत्रकारों की, पता करना क्या है भाई, तो मैंने एक सहयात्री से प्रश्न किया कि भैया इधर कुछ और क्या क्या देखने लायक है। तो उसने कई चीज़ें गिनाई कि श्रृंगेरी में शंकराचार्य का प्रथम पीठ है, आप वहाँ जा सकते हैं, कुछ और एक दो बातें, फला जगह जलप्रपात है, आप उसको देख सकते हैं, और कहा कि रेन फॉरेस्ट के इस इलाके में रेन फॉरेस्ट है वर्षावन, उसके बीच बसा एक गांव है अगुम्बे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैंने उस गांव की क्या खासियत है, कोई गांव से मेरा बड़ा प्यार है, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए वो वही गांव है जहां शंकर नाग ने मालगुडी डेज को शूट किया था। तो मेरी तो बाँछें खिल गई। मैंने कहा जो बचपन में जो हम लोग वो बजता था ट्यून ना, टनन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 , तो हम लोग जो दौड़ते आते थे, जैसे मलाई बर्फ वाले की आवाज़ जब सुनते थे कि वो सड़क से जा रहा है तो दौड़ पड़ते थे कि मलाई बर्फ खाएंगे या हवा मिठाई खाएंगे। उसी तरह वो ट्यून जो है हम लोगों को खींचता था। तो मालगुडी उसी गांव में शूट हुआ है, ये तो जान करके मैं एकदम ये हो गया। फिर उस व्यक्ति ने जोड़ा उसमें कि वो किंग कोबरा का हैबिटेट भी है, वहाँ किंग कोबरा पाया जाता है, और स्नेक मैन ऑफ एशिया के रूप में मशहूर रोमुलस विटेकर ने वहाँ किंग कोबरा पर रिसर्च स्टेशन भी चला रखा है। मैंने कहा, और वहाँ कहा कि 100% ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी वहाँ चल रही है। मैंने कहा बस अब अगुम्बे ही जाना है और कहीं नहीं। मैं गया, बच्चे का जब एडमिशन हो गया फिर हम दोनों गए, तो मुझे देख के लगा कि मैं तो क्या कहते हैं मालगुडी में घूम रहा हूँ। वहाँ की गली, एक गली का नाम भी है मालगुडी रोड। और शंकर नाग की ये खासियत थी कि उन्होंने पूरे गांव को अपना सेट मान लिया था, बल्कि कुछ ग्रामीणों को रोल भी दिया था। तो मैंने कहा कि भाई शंकर नाग जी ने तो RK नारायण की कहानी को फिल्माया ना, यहाँ अगुम्बे की कथा तो उन्होंने नहीं कही। तो मैंने वहीं पे तय किया कि अगुम्बे की कथा लिखूंगा मैं। और दूसरी बात कि हम लोग मैदानी इलाके के लोग हैं जयप्रकाश जी, हमने कभी रेन फॉरेस्ट देखा ही नहीं था। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को एजुकेट करना पड़ा कि भाई रेन फॉरेस्ट क्या बला है। तो इस तरह मुझको लगता है कि
अगुम्बे ने मुझ पे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मेरी कहानी तुम ही लिखोगे। और उसी तरह ये जो किताब है जिसका जिक्र अभी आपने किया है, राजा मोमो और पीली बुलबुल जी। अब मैं आपको बताऊं, बेटे से एक बार हम अपनी पत्नी सब समेत गए वहां पे मणिपाल, तो पास ही में था अगुम्बे, वहां से तो हम लोग बहुत ट्रैवल कर चुके थे। लेकिन बेटे ने एक सुबह कहा कि मतलब हम लोग होटल में रुके थे, फिर जब मिलने उसे गए हॉस्टल में तो उसने कहा कि कल सैटरडे है, शनिवार का दिन है, फिर रविवार है, तो क्या हम लोग गोवा चलें। तो मुझे भौगोलिक रूप से ये ज्ञान नहीं था कि गोवा एकदम बाजू में है यहाँ के। तो मैंने कहा गजब बात करते हो यार, तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुड़ेंगे तो गोवा मिल जाएगा। तो वो हंसने लगा, बोला कि पापा यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर है मतलब गोवा का ट्रेन से। तो मैंने कहा कमाल की बात है, जरूर चलेंगे। मैं तो ऐसे ही मतलब घुमक्कड़ शास्त्र का पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा चलेंगे साहब। गोवा गए और वो गर्मियों के दिन थे, अप्रैल का महीना, और गोवा आप अंदाजा कर लीजिए कि वहाँ की जो समुद्र बीच का जो वो रेत वो क्या तप रहा होगा। और जब गोवा पहुंचे तो बहरहाल मेरी श्रीमती जी, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उसमें भी मतलब ट्रेडिशनल हैं बहुत ज़्यादा, बिहार से हैं तो वहाँ तो और भी ट्रेडिशनल मतलब वो जो ट्रेडिशंस के प्रति आस्था है, आग्रह से भी ज़्यादा दुराग्रह है। तो ऐसे में हमारी श्रीमती जब बीच पर मेरे साथ गई तो वो जोर से चीख पड़ी, अरे रे। मैंने कहा, क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग वस्त्र विहीन होकर के पड़े हुए थे और मदिरा पान कर रहे थे और क्या क्या। मैंने कहा एकदम खामोश चुप रहिए और चुपचाप देखते हुए निकल जाइए, ये यहाँ का जीवन है, कुछ मत करिए। बहरहाल वो सब घूम घाम लिए। तो मेरी एक हसरत थी कि भाई मारियो मिरांडा साहब जो आर के लक्ष्मण को के कार्टून जितने प्रसिद्ध रहे, मारियो मिरांडा उनसे कम नहीं थे। पॉलिटिकल उनका कम होता था, जीवन से जुड़ा हुआ, मतलब एकदम खचाखच लोग भरे पड़े हैं और आप उसमें पाएंगे, उसमें गोवा ज़्यादा है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जब गोवा आया हूँ तो जैसे गुवाहाटी अगर आप जाते तो आपको जो है भूपेन हजारिका का दर्शन करने की इच्छा होती, उसी तरह मैंने बेटे से कहा कि यार मारियो कुछ भी गोवा चलो जो देखते हैं, लेकिन मारियो मिरांडा साहब से मिलेंगे। गए, उनका बहुत ही खूबसूरत सा वही पोर्चुगीज शैली का बहुत सुंदर घर था। हम लोग गए और उनके सामने प्रस्तुत हुए। मारियो मिरांडा साहब को हमने बताया, पूछा उन्होंने कि क्या करते हो। मैंने बताया मैं पत्रकारिता करता हूँ और मैं उपन्यास हिंदी में लिखता हूँ। उन्होंने एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मतलब ही वॉज 80+, तो तुम हिंदी में गोवा पर उपन्यास लिखो। मतलब एक आदेश की तरह था, जैसे आपके बुजुर्ग आपको कहते हैं। तो मैंने कहा सर, सलाखों पर। लेकिन एक बात हमें बता दें कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि हिंदी में गोवा पर उपन्यास लिखूं। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, ऐसा है कि गोवा की छवि तुम्हारे हिंदी पट्टी में अच्छी नहीं है। लोग उसको मौज मजे का केंद्र इस प्रांत को समझते हैं, जहां शराब छकना, नंगे होकर के धूप सेकना, ब्ला ब्ला। तो दरअसल में गोवा वो गोवा नहीं है। गोवा हृदय से गांव है। यह गांव का गोवा है, जहां काजू की खेती, काजू कॉफी का प्लांटेशन होता है, धान पैडी, धान की खेती बहुत जोर से होती है। तो इसके अंदर जाओ, सी बीच पर टहल के तुम गोवा को नहीं जान सकोगे। घुसो गोवा के गांव में, तब तुमको पता चलेगा कि गोवा क्या है। इस बात मैंने उनको हाँ कहा, तय कर लिया करेंगे। लेकिन साल भर बाद मारियो मिरांडा साहब गुजर गए। तो इस बीच मैंने पॉप सिंगर, ग्रेट पॉप सिंगर उषा उथुप जी की जीवनी का एक मसला हमारे बीच में आया। तो मैंने गोवा की कहानी शुरू करके फिर उषा उथुप जी की उल्लास की नाव, उनकी जीवनी, एकमात्र जीवनी मैंने उन पर लिखी है। और मैंने उनसे कहा भी है कि अब दूसरी जीवनी मैं किसी की नहीं लिखूंगा बस। तो वो आ गया था उषा जी की जीवनी का प्रसंग। तो इसको करके फिर मैंने गोवा के उपन्यास को पूरा किया। और मैं बताऊं कि हिंदी पट्टी मेरा एक ये भी है कि ये जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट है जयप्रकाश भाई, कि विकास झा हैं तो ये गोवा पर, ये बिहार पर ही लिखेंगे क्योंकि ये बिहार के हैं। जयप्रकाश पांडे क्योंकि बनारस से आते हैं तो बनारस से बाहर ये नहीं जा सकते साहित्य में। क्यों भाई, सवै भूमि गोपाल। भाई हम लोग तो पूरे जगत में जो है सो वसुधैव कुटुंबकम भाव से घूमते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो गोवा के बारे में दरअसल मारियो मिरांडा का भी यही कहना था कि गोवा जो दरअसल है उसकी आत्मा को बताओ।
बीच पर, सी बीच पे मैंने एक बूढ़े गोवन से पूछा, जो टूरिस्ट गाइड था। मैंने कहा, दादा ये जो बीच पे जो ये लोग नंग धड़ंग पड़े हैं और शराब पी रहे हैं और क्या क्या मसाज करा रहे हैं, तो मतलब आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे शहर में कोई नदी है? तो मैंने कहा, हमारे पटना में गंगा बहती है। तो कहा कि अगर तुम्हारे पटना के गंगा के किनारे अगर यही दृश्य हो तो वहां क्या होगा? मैंने कहा कि पहले लाठी चार्ज होगा, फिर हवाई फायरिंग होगी, तब भी अगर नहीं लोग उठेंगे, भागेंगे वहां से, तो वाकई फायरिंग हो जाएगी। तो कहा कि देखो, तुम्हारे शहर में ये सब कुछ होगा, हमारी आत्मा में रोज लाठी चार्ज होता है, हवाई फायरिंग होती है और फायरिंग होती है, और हमारा दिल कटता रहता है, लेकिन क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हम लगे रहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप जो है जीवन और मृत्यु की जो हमारी भारतीय परंपरा का जो मूल स्वर है, जहाँ आत्मा की मुक्ति की कामना की जाती है, मोक्ष की कामना की जाती है, और जहाँ सुर और असुर दोनों के नाम पर जो है स्थान की, नगरों की परंपरा रही है महान। ये गयासुर संधान एक बहुत ही मुझे लगता है कि आपकी सारी पुस्तकों से थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि इसमें पौराणिकता का जो हमारी पारंपरिक कहानियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं पुट है। इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते थे? गया का कौन सा स्वरूप आप सामने रखना चाहते थे और इसकी क्या वजह थी? क्योंकि हर कहानी में, हर उपन्यास में आप किसी न किसी स्थान की जो वहाँ की सभ्यता है, वहाँ की पारंपरिकता है, वहाँ का जो लोक है, वहाँ के लोग का जो जीवन है, उनको दर्ज करते हैं। लेकिन जब गयासुर संतान को कोई पढ़ता है तो ये एक कथा की तरह से सामने आता है, जैसे आप कोई चीज़ जीवन और जीवन के पार की जो कामना है उसकी भी बात कर रहे हैं। हालांकि यह औपन्यासिक कृति बीच में आई थी आपकी, मतलब मैक्लोस्कीगंज के तुरंत बाद की जी, बिल्कुल बिल्कुल कृति है, या वर्षावन की वर्षावन के बाद की जी। तो मैं चाहूँगा कि इस पर जरूर। जयप्रकाश भाई, ये आपने जो जीवन और मृत्यु की बात कही, तो मैं जो आखिरी जिस पत्रिका में मैं काम कर रहा था, न्यूज़ मैगजीन में, और जिनको सलाम करके अपने जंगल में लौट गया मैं, तो उसका एक स्पेशल इशू निकलना था, और सारे लोग परेशान थे कि स्पेशल इशू में कुछ ऐसी चीज़ आए कि मतलब लोग वाह वाह कर उठे। मुझे कहा गया, भाई आप क्या करेंगे? हमने कहा, मुझे देखने दीजिए। तो मुझे एक कहानी, एक रिपोर्टिंग याद आई। वो न्यूज़ वीक मैगजीन में मैंने पढ़ी थी कि एक रिपोर्टर तय करता है कि अपने देश को अगर जानना है तो उस देश के ट्रेन की सेकंड क्लास में सफ़र करो। उसमें तुमको जो जीवन दिखता है, जैसा रियल लाइफ वही है। और जीवन, जैसा कि आप कहते भी हैं कि यात्रा है, पर्यटन है, वो अच्छा बुरा सब आपको अनुभव होगा, लेकिन यात्रा है। तो मैं उस समय में, मतलब वो जो जनरल ये जो धुआं वगैरह, कोयला वगैरह से की चीज़ें से ट्रेन चलती थी, तो मैं उसमें खिड़की का ये रॉड टूटा हुआ है, बिजली नहीं होती थी, क्योंकि वो कुछ लोग निकाल के भी ले जाते थे, भले उसका उपयोग उनको होता ना हो। इस तरह एक अंधेरे कंपार्टमेंट में जो भीड़ से ठुसी पड़ी थी, दूध वालों का जो वो होता था ये बर्तन, उसको वो खिड़की के रॉड से बाहर लटका देते थे। बहुत हम लोगों ने देखा है, मतलब अपने इलाके में, मतलब हिंदी पट्टी में उन दृश्यों को आपने बनारस में भी देखा होगा ऐसा। तो साहब वो था, उसमें कुछ सब्जी वालियाँ ठुसी पड़ी हैं, कुछ वो दूध वाले ठुसे पड़े हैं, मतलब नाना किस्म की जिंदगी थी। और मतलब एक दूसरे को बिल्कुल दबा डालने की, पीस डालने की सीमा तक लोग, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी शाम की ट्रेन में। तो मैं जानबूझकर शाम की ट्रेन में उस सेकंड क्लास जनरल डब्बे में, सेकंड क्लास में जनरल डब्बे में मैं घुसा, और मैंने कहा, ये फील। जयप्रकाश जी, मैं क्या बताऊं आपको, रास्ते भर दो तीन लोग, बाथरूम वाला जो गेट होता है ट्रेन का, तो उसी के आगे मैं खड़ा था कि मैं उतरने में मुझको कम से कम मेरी जान ना निकल जाए, मैं जल्दी से उतर जाऊंगा। तो उस अंधेरे में दो तीन लोग बार बार मतलब नाराजगी से आवाज दे रहे थे, भाई साहब अपने ऊपर टिके रहिए,
अपने पांव पर टिके रहिए। रह रहे के आप मुझ पर झुकते हैं, रह रहे के आप मुझ पर झुक रहे हैं, यहां सब परेशान हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली जा रही थी। आखिरकार स्टेशन आया गया और जब सब उतरने लगे तो आखिर में जिस आदमी को की इतनी लानत मलामत रास्ते भर होती रही थी, दरअसल वह जीवित व्यक्ति नहीं था। वह अर्थी पर बंधा हुआ एक शव था, जिसको जगह नहीं होने के कारण खड़ा करके ले जाया जा रहा था कि गया में इसकी अंत्येष्टि होगी। गयासुर ने कहा था भगवान विष्णु से कि मुझको रोज एक मुंड और एक पिंड चाहिए, यानी एक शव रोज जले और एक पिंडदान रोज जले। गयासुर अभी भी जीवित है। गयासुर अभी भी अपनी शर्त के साथ जीवित है कि जिस दिन ऐसा फाका पड़ गया कि एक मुंड और एक पिंड नहीं वहां पर चढ़ा, तो वह उठकर खड़ा हो जाएगा। इसी शर्त पर वह उसने कहा कि मैं लेट जाता हूं, अपने को निश्चल कर देता हूं। साहब, मैं जब बाहर कंपार्टमेंट से निकला तो जब लोग कह रहे, जब उसको रंथी को उस पे जब खड़ा किया गया, मैंने कपड़ों से वो बंधा हुआ था, तब जो लोग उसको तब से बेइज्जत किए जा रहे थे रास्ते में, ट्रेन में, अंधेरे में, उन लोगों की भी आंखें फटी रह गई कि हम तो मुर्दे को धक्का दे रहे थे। और ये जीवन मरण का जो ये पूरा जो खेल है, और उसमें से एक फिनिक्स की पक्षी की तरह बार बार राख से निकलना, जादू साहित्य का यहीं पर है। और गयासुर का यह जो पूरा जीवन है, अब है वैसे ही भीगे कंबल से लिपटा हुआ है और भीग रहा है, और वो चाहता है मुक्ति। मैंने कहा कि भाई, इस ट्विन सिटी की जिंदगी पे, और एक बात और, वहां एक डॉक्टर जीन पेरे, एक फ्रेंच लेडी हैं जो दलित बच्चों का स्कूल चलाती हैं। तो मैंने उनको सब मम्मी जी कहते हैं, आप जाएंगे उनसे मिलेंगे, बहुत उम्र हो गई है उनकी, 80-85 वर्षों से काम कर रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी, ये गया और बोध गया ट्विन सिटी है, तो गया में लोग पिंडदान करने आते हैं, साक्षात नारायण वास करते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर है वहां पे ब्लैक स्टोन का, और ट्विन सिटी का दूसरा पार्ट बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को प्रकाश मिला। मैंने कहा इन दोनों में अंतर क्या है? मैं क्या बताऊं जयप्रकाश भाई, क्या जवाब जो आज भी मेरे मन में और जिंदगी भर गूंजता रहेगा। तो उन्होंने कहा, गया के भीतर अंदर में प्रकाश है, एक नीरव मंदिर के भीतर एक दीप जल रहा है, और बोध गया के भीतर प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, वहां बाहर बहुत उजाला है। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम समझे? मैंने कहा जी मैं समझा। जीवन में जो वो परम शांति है, जो सनातन की बात हम करते हैं, वह एक मंदिर की नीरवता में जलता हुआ एक दीपक है, लेकिन और शांति है, चैन है, और इसलिए हमें वहां मोक्ष मिलता है, आत्मलीन चिरंतन शांति। लेकिन बोध गया के जीवन में रात में भी जब आप जाएंगे तो लगेगा कि दिन के उजाले में घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी मॉनेस्ट्रीज फॉरेन विदेशों की है वहां पे जयप्रकाश जी। ये जापान का है, तो ये फला का है, तो ये चिला का है, ये श्रीलंका का है, तो भूटान का है, तो अमुक का। साहब, वहां रात में आपको उजाला लगेगा। लेकिन मुझको लगता है जयप्रकाश भाई, क्योंकि हम आप पत्रकारिता में, सक्रिय पत्रकारिता में रहे हैं, आपने कई शानदार पत्रिकाओं का संपादन किया है, वो जो रोशनी से भरे लोग हमें दिखते हैं, दरअसल उनकी जिंदगी में जितना अंधेरा छाया हुआ है उतना कहीं नहीं है। जहां बहुत बाहर में रोशनी देखें, आप डरें कि आपकी मुलाकात अंदर में अंधेरे से होने वाली है। क्या बात है, क्या बात है विकास जी, आपसे बातचीत पूरा करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल जी पूछूंगा, जी फिर हम लोग मिलेंगे, फिर आपकी किताबें आएंगी जी। इन दिनों आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या आपके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मैं अपनी आत्मगाथा, मैं इतने लोगों की गाथा लिखता हूँ, स्थानों की गाथा लिखता हूँ, नगरों की गाथा लिखता हूँ, राज्य की गाथा लिख चुका हूँ, जीवनी भी लिख चुका हूँ, मैं अपनी कुछ गाथा, हालांकि हर किताब में मुझे ये पता है कि हर किताब में आप खुद जी भी हैं जी और आपके पात्र भी हैं, आपके विचार भी हैं, आपके अनुभव भी हैं, लेकिन फिर भी
जी। इन दिनों क्या कर रहे हैं और क्या कभी आत्मकथा जैसा कुछ लिखने का विचार है आपका? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल आपने किया है और कल ही इसकी चर्चा अपनी बेटी से, वो भी लेखक और पत्रकार हैं, सृष्टि, जो जिन्होंने उल्लास की नाव का अंग्रेजी अनुवाद किया उषा जी की जीवनी का, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो साहब ये यही चर्चा एग्जैक्टली कल उससे हो रही थी। तो मैंने उससे कहा कि देखो ये जीवनी और आत्मकथा, तो मैंने कहा कि ज़्यादा ग्रेसफुल है कि कोई आप पर जीवनी लिखे, आपकी जीवनी लिखे। आत्मकथा में क्या ऐसा नहीं है कि आत्मश्लाघा, अपनी तारीफ या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये था, मैं वो था, आप करते रहें। तो सृष्टि बोली मुझको कि क्या पापा, आप तो इतने हिम्मतवर आदमी हैं, आप में आत्मकथा लिखने की हिम्मत लगता है नहीं है, इसलिए आप इसको गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं। गांधी को लीजिए, वो हिम्मत अगर है आप में। मैंने कहा गांधी तो मैं नहीं हो सकता हूँ यार, लेकिन हाँ तुमने कहा, क्योंकि कहा उन्होंने कि सृष्टि ने कहा मुझको कि जीवनी कोई आप पे लिख देंगे, बहुत सी चीज़ें आप हाइड करेंगे, लेकिन गांधी जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में लिखते हैं अपने जीवन के बारे में कि पिता का शव पड़ा हुआ है बगल के कमरे में और उसके बगल के कमरे में वे अपनी पत्नी के संग सहवास में थे, ये गांधी लिख सकते हैं। तो कहा बेटी ने मुझको कि अगर आप सच में एक हिम्मतवर पत्रकार हैं और लेखक हैं, तो आपको जीवनी के बारे में इंतज़ार नहीं करना चाहिए कोई आपकी आगे जीवनी लिख दे और आपको महिमा मंडित करे। आप खुद से अपनी आत्मकथा लिखें। कल ही उसने मुझको यह चुनौती दी है। और आज मैंने सवाल पूछ लिया। और आज आपने, मुझे तो लगता है जयप्रकाश जी कुछ अंतर्यामी, कुछ डिवाइन पावर है आपके पास में, और बनारस के हैं भी आप तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं, तो वो तो कुछ हो गई। अब बताएं, अब आप क्या करने जा रहे हैं, अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, जो वो जमशेदपुर और सरायकेला के बीच में में वहाँ पे छऊ नृत्य का आपने सुना होगा बहुत, जिसके स्कूल हैं मयूरभंज, सरायकेला, जो मास्क लगा के जो डांस करते हैं। और वो वहाँ क्या, वहाँ के राजा जो थे, छोटी सी जगह है सरायकेला, बहुत मीठी सी जगह, शांत जगह, जैसे मंदिर का दीप। तो साहब जो महादेवी कहती हैं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, वही नीरव था। तो उस पर भी काम कर रहे हैं और छऊ नृत्य से जुड़े हुए, मतलब वहाँ जो आप घूमेंगे जयप्रकाश भाई, सरायकेला में कोई आदमी साइकिल ठीक कर रहा है, अच्छा तो जी वो छऊ के नर्तक हैं गए। हाँ, मैं जापान जब गया था 1980 में, मैं वहाँ खड़ा हूँ कि यार ये साइकिल बना रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है। हाँ भाई साहब, तो वहाँ फिर में हमारा ऐसा शो हुआ। कहीं पता चला कि कोई कुछ मिठाई की दुकान छोटी सी एक बर्फ़ी की लेके बैठा हुआ है, तो हाँ तो आप तो शायद छऊ में है ना। तो जी मैं अमेरिका जब गया था और जब मेरा वहाँ शो हुआ था, मैंने कहा माय गॉड, मतलब यहाँ तो हर जगह जो है सो बैठे हुए हैं नटराज सब। तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा। फिर वो डाउन टू अर्थ हैं, वो जापान और अमेरिका से लौटेंगे और साइकिल रिपेयरिंग में लग जाएंगे और बर्फ़ी बेचने में लग जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का जीवन, और कृषि आधारित जीवन है सरायकेला का। तो फिलहाल इस पर काम कर रहा हूँ, और अब जैसा कि आपका हुक्म है, मैं तो भाई, मुझे तो मैंने कहा ना कि मुझे कहीं से संदेश आता है कि भाई करो, जैसे मारियो मिरांडा साहब ने कहा, तो जयप्रकाश पांडे जी ने कहा है कि आत्मकथा की बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद। जल्दी से आत्मकथा है ताकि हम लोग चर्चा कर सकें। और जैसा कि सृष्टि ने आपको चुनौती दी, गांधी, निश्चित रूप से गांधी हम नहीं बन सकते, हम में से कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन गांधी के मूल्यों, विचारों और उनके सिद्धांतों के आसपास भी अगर हम अपने जीवन को रख पाएं तो हम शायद बेहतर मनुष्य बन पाते हैं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की संवेदना, जिस तरह की सच्चाई और जिस तरह का संघर्ष आपने अपनी कृतियों में, अपने पात्रों के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपनी पृष्ठभूमि के साथ दिखाया है, वह आपकी आत्मकथा में भी दिग्दर्शित होता रहेगा, प्रदर्शित होता रहेगा और आपके प्रशंसक पाठकों के लिए सामने आता रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत आभार।